जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का आपका री एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहिए, शिद्दत से लगे रहिए। आपका एग्ज़ाम जल्द ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है, तो आप लोग समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम काफ़ी मिल गया है, तो अब आप अपनी तैयारी को भी साथ साथ में परखते चलें। ठीक है, और अभी कुछ 2-3 दिनों से आपका एक जो है नोटिस, ठीक है, वायरल हो रहा है एग्ज़ाम का, जिसमें आपका 29 और 30 जून को ये लोग कह रहे हैं कि आपका री एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये फेक है। आपका जो लेटर है वो आपका कैसा है, फेक है। लेकिन दोस्त, ये हमारे बाबा जी की सरकार है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि उनको कब क्या निर्णय लेना है। तो आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल क्या रहिए, दुरुस्त रहिए। ठीक, अपनी तैयारी को बिल्कुल दुरुस्त रखिए और आपको एग्ज़ाम जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको जुलाई अगस्त में आप एग्ज़ाम ये कंडक्ट होकर ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी समय जाया ना करें। ठीक, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, फॉर्मेलिटी कतई ना करें। ठीक है, और हाँ, वीडियो पर यदि आते हैं दोस्त, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, उसको बीच में स्किप ना किया करें। काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट रहता है, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, एक बात और, यदि दोस्त चैनल पर आ ही गए हैं और मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें और लाइक शेयर तो दबा के कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अच्छा खासा प्रेम मिल रहा है हमें, बहुत ही आप लोग मोहब्बत लुटा रहे हैं, तो इसी तरीके से लुटाइए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पर आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, हमारा भी मनोबल बड़ा रहता है और मज़ा भी आता है आप लोगों से। और हाँ, इसके बाद ये जो हमारा अभी ये श्रृंखला चल रही है, इसके बाद हम आपकी डिमांड पर चलाएंगे। ठीक है, आप जो कहेंगे कि आप किस प्रकाशन का लगवा दें तो मैं वही चलाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका हुआ था संपन्न पोर्ट लुई, मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में भी आपकी क्या हिंदी भाषा बोली जाती है। तो आपका ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम जो इनका उपन्यास है, ठीक, इनके लिए कब 2007 में व्यास सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, व्यास सम्मान जो पुरस्कार है आपको, 2017 में, 7 नहीं 17 में इनको मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका किसने लिखा था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये लिखा था आपका अब्राहम ग्रियरसन ने। ठीक है, अब्राहम ग्रियरसन ने। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम आप लोग जानते होंगे, ये है आपका पृथ्वीराज रासो। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछ सकते हैं आपका जो खड़ी बोली का, ठीक है, खड़ी बोली का जो गद्य का प्रथम महाकाव्य है वो आपका प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास। यहाँ पर आपका बी वाला राइट आंसर है। पाँचवा है कि अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है? ठीक, तो अखिलेश द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की जाती थी वो है आपकी कौन सी? तद्भव। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तद्भव जो पत्रिका है वो ये एक मासिक पत्रिका थी जो कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित होती थी, लखनऊ से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है? ठीक है, तो कला और बूढ़ा चांद जो रचना है वो है आपकी किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है। ठीक है, विजातीय मतलब जो अपने क्या है कि किन्हीं स्वरों से मिलकर ना बने हो। ठीक है, तो यहाँ पर विजातीय हो गया आपका, यहाँ पर कौन सा? ये सारे विजातीय हैं।
ऊ जो है आपका, ये आपका विजातीय नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 8वां है कि भूकंप शब्द में संज्ञा का भेद है। कौन सा भेद है? तो भूकंप जो है आपकी हो जाएगी कौन सी संज्ञा? ये जातिवाचक हो जाएगी। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। 9वां क्वेश्चन है कि सर्वनामों की कुल संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल संख्या पूछ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर भेद नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, तो सर्वनामों की यहाँ पर संख्या पूछ रहे हैं, तो संख्या होती है आपकी कितनी? 11 होती है। राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामों की जो संख्या होगी आपकी 11 होती है। नेक्स्ट कह रहे कि यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में विशेषण। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा जो विशेषण होगा वो कैसा होगा? ये गुणवाचक विशेषण होगा। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फटाफट अंदाज में हम आपको 75 क्वेश्चन कराएंगे, मात्र 30 मिनट लेंगे आपका, इससे अधिक नहीं लेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा तो आप लोग रील में बर्बाद कर देते हैं देखने में, बहुत खतरनाक चीज़ है मित्र, उसको ज़्यादा ना देखा करें। थोड़ा टाइम पास करने आप सोचते कि चलो 2 मिनट देखेंगे, 2 मिनट कब आपका 2 घंटे में बदल जाए पता ही नहीं चलता इस चीज़ का। ठीक है, फिर कह रहे उथला शब्द का विलोम कौन सा है? ठीक, तो उथला का जो विलोम होता है वो होता है क्या? गहरा। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। रिजु शब्द का विलोम, रिजु का विलोम बताना है। ठीक है, आपका एक रिजु कोण होता है, तो रिजु का विलोम होगा आपका क्या? वक्र। ठीक, वक्र कोण। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर है कि धूसर शब्द का पर्याय है। ठीक है, धूसर शब्द जो है वो आपका किसका? गधा का पर्याय है। तो यहाँ पर गधा का एक और पर्याय दिया गया है गर्दभ। ठीक है, जो कि गधा का तत्सम भी है। गधा का तत्सम क्या होता है? गर्दभ होता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया बी, धूसर जो है वो किसका? गर्दभ का पर्याय है। 14वां प्रश्न है कि बाहस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? बाहस बताना है कि किसका पर्यायवाची है, किसका है? पता हो आप लोगों को तो कमेंट जरूर करें। बाहस आपका होता है अजगर का। किसका होता है? अजगर का होता है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो फुटपाथ आपका पुल्लिंग, स्कूल भी पुल्लिंग, स्टोव भी पुल्लिंग, केतली यहाँ पर आपका कैसा है? केतली स्त्रीलिंग होगा। डी हो गया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। ठीक है, पति का बहुवचन क्या होगा? ठीक, तो पति का बहुवचन दोस्त क्या होगा? पति का बहुवचन ना बनाइए, उसको पति ही रहने दीजिए। ठीक, पति का बहुवचन भी पति ही होता है। बहुवचन हो गए यानी फिर बहुत से पति हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द में वचन है। ठीक है, इसमें वचन बताना है हमें आपका। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। तो जनता आपका कैसा है? जनता जो है ये आपके शब्द कुछ ऐसे होते जो सदैव एक वचन में होते हैं। तो जनता शब्द आपका यहाँ पर एक वचन है। करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सदैव एक वचन में आने वाले वर्ड हैं जिसमें आपका जनता भी है। मीनू सांप से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, मीनू सांप से डरती है, तो इस वाक्य में कह रहा है कि कौन सा कारक है। ठीक, तो सांप से डरती मतलब ये आपका अलग होने के संदर्भ में हो गया। तो से आपका जहाँ पर भी अलग होने के संदर्भ में आता है वहाँ पर होता है आपका अपादान कारक। कौन सा होता है? अपादान कारक। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, यही तो होती ना। तो यहाँ पर भी से विभक्ति दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कारक होगा वो करण कारक होगा। ठीक है, कौन सा होगा? करण कारक। वहाँ पर अलग होने के संदर्भ में यानी जहाँ पर दो चीज़ें अलग होती हैं और से विभक्ति आती है तो वहाँ पर आपका होता है अपादान कारक, लेकिन यहाँ पर आपकी से विभक्ति आई है तो ये आपका कर्ण कारक हो गया। नेक्स्ट है मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप कैसा सर्वनाम है? आप जो है वो कैसा सर्वनाम है? तो आप है आपका कैसा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। फटाफट करेंगे आपको 30 मिनट में। 30 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। उसने नया सॉल्व खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है?
उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में विशेषण बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो उसने वाक्य हो गया आपका, सॉरी इसमें विशेषण हो गया आपका कौन सा, कैसा खरीदा, नया खरीदा ना, तो ये शॉल की विशेषता हो गई, तो ये आपका हो गया गुणवाचक। करेक्ट हो गया क्या? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 22वां क्वेश्चन है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक, तो मूल स्वर हैं आपके कितने, 4 होते हैं दोस्त। ठीक है, कौन कौन से? 4 आपके हैं जो कि मूल स्वर हैं। एक तो है आपका छोटा ई, छोटा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक, और इसके अलावा आपका ऋषि वाला रा, ये आपके मूल स्वर हैं। बाकी जो स्वर होते हैं वो इन्हीं के संयोग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो काल जो है वो आपका किसको दर्शाता है? काल आपका टेंस जो है वो समय को दर्शाता है, कि भविष्य भूत वर्तमान जो भी है वो समय को दर्शाता है काल। ठीक, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है उपमा अलंकार के कितने अव्यय होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अव्यय होते हैं? ठीक है, तो उपमा अलंकार में आपके कितने, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं आपका उपमेय। ठीक, एक होता है उपमेय उपमान। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही, जिसके द्वारा तुलना की जा रही। एक होता है साधारण धर्म और एक होते हैं आपके वाचक चिन्ह करके। ठीक है, तो ये आपके 4 अव्यय हो गए किसके, उपमा अलंकार के। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द। ठीक है, कैसी? बुरे उद्देश्य से की जा रही कोई गुप्त मंत्रणा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक शब्द बताना है। तो आपका ये होता है कौन सा, दुर्भिसंधि होगा। ठीक है, दुर्भिसंधि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए ... जमा खाता खुलवाया है। ठीक है, तो जमा खाता 10 वर्ष के लिए खुलवाया है, पुत्र के नाम कौन सा होगा? तो ये आपका आवर्ती, ठीक है, आवर्ती जमा खाता खुलवाया है, कितने, 10 वर्ष के लिए। ठीक है, जिसको आप लोग आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट वाला। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम है। अल्पविराम हमें यहाँ पर बताना है। तो अल्पविराम आपका कौन सा है? सी वाला। राइट आंसर क्या हो गया? अल्पविराम हो गया आपका सी। बी जो दिया ये आपका अर्धविराम है। ठीक है, ये पूर्ण विराम है और ये आपका आश्चर्यचकित वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं। जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, रचना के आधार पर वाक्य है। जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, कौन सा वाक्य है ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, मिश्र वाक्य आपका हो जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य बताना है इसमें। सही वाक्य कौन सा है? वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो डी जो है आपका सही वाक्य हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। 30वां क्वेश्चन हिंदी का लास्ट है ये। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानने, ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होता है आपका मन की बात जान लेना। क्या हो गया? उड़ती चिड़िया पहचानना अर्थात मन की बात जान लेना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज हमने आपके लिए 30 ही क्वेश्चन लिए हैं आप यहाँ पर। ठीक है, बाकी 5 आपके वो होते हैं पैसेज वाले होते हैं। ठीक, तो 30 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ से आपको ले लिया हमने पार्ट बी सामान्य ज्ञान का। क्या हो गया? सामान्य ज्ञान का। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। इसमें ना आपका सारा समाहित है। आपका यूपी स्पेशल भी मिलेगा आपको यहाँ पर और करंट भी मिलेगा, बाकी जीके जीएस का पोर्शन है वो भी मिलेगा। तो आप लोग बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो ये किया गया था आपका कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। फिर है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेड टेक मित्र ऐप लॉन्च किया है। मेड टेक मित्र जो ऐप है वो लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका किसने, स्वास्थ्य मंत्रालय में। राइट आंसर क्या हो गया, ए। 40वां है कि वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ पर नियुक्त की गई है, तो ये की गई आपकी कहाँ पर, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हो गई आपकी गुजरात के हाई कोर्ट में। कहाँ पर हुई है, गुजरात के हाई कोर्ट में। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इंटरनेशनल टेनिस का, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं, तो ये हैं आपके लिएंडर पेस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है, विश्व WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1995 में, ठीक है, 1995 में WTO की ये स्थापना हुई थी, ठीक है। डेट भी आए तो आप लोग 1 जनवरी, ठीक है, याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को ये हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है आपका जेनेवा में, ठीक है। कहाँ पर है, मुख्यालय है आपका जेनेवा में है आपका। कहाँ पड़ता है ये, जेनेवा जो है वो आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में ये, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है आपका वो किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका फुटबॉल के खेल में। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल के खेल में आपको डूरंड कप दिया जाता है। 44वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। कल्पना चावला की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जीवनी है, ठीक है, जीवनी है तो ये आत्मकथा होती है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जीवनी ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका एज ऑफ टाइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज ऑफ टाइम, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज गला थोड़ा डिस्टर्ब है, पता नहीं क्यों ऐसे ही डिस्टर्बेंस है, धूप में निकला आज पूरा दिन, तो आवाज़ ही नहीं ढंग से निकल रही है। पर क्या है कि आपको देना पड़ता है ना रेगुलरली, कोई भी काम करो तो आपको वो रेगुलर करना पड़ता है, ठीक, तो इसलिए आप सबके प्यार की वजह से आना पड़ता है, तो थोड़ा आवाज़ में आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, है ना। तो चलिए खैर छोड़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैखेला चादोर यह डोडोट राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है, ठीक है। मैखेला चादोर कहाँ की महिलाएं पहनती हैं इसको, तो ये पहनती हैं आपकी असम की, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, असम की महिलाएं ये पहनती हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था, ठीक है। तो कौन सी किस्म है आपकी जो कि आपको उच्च पैदावार देती है, तो वो है आपकी लरमा रोजो। कौन सी है, लरमा रोजो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियाँ हैं, किस देश की 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है। 3 राजधानियाँ हैं आपकी कहाँ की, ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की हैं 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, तो एक है आपकी केप टाउन, ठीक है, केप टाउन है एक, तो ठीक, आज क्लियर कर देते हैं। एक केप टाउन हो गई, ठीक, दूसरी है प्रीटोरिया, साउथ अफ्रीका की दूसरी राजधानी है वो है प्रीटोरिया, और एक और है आपकी चौथी ब्लूम फाउंटेन करके, ब्लूम फाउंटेन, ठीक है, ब्लूम फाउंटेन करके ये आपकी तीसरी वाली होगी, ठीक। तो 3-3 क्यों है, तो ये आपकी केप टाउन जो है वो विधायी, ठीक है,
विधायी राजधानी है, ये आपकी प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली है, और ये आपकी न्यायिक राजधानी है। ठीक, ये आपकी कौन सी है? न्यायिक राजधानी है। करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अफ्रीका की आपकी 3 राजधानियाँ हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो सर्वप्रथम परमवीर चक्र जो मिला हुआ था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है आपका कौन सा? महोबा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासी के नाम से जाना जाता है, या पूर्व का ग्रास भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो पूर्व का ग्रास किसे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका कन्नौज को। किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है लगभग में? ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंटेज है? तो ये है आपका 7.3%। ठीक है, कितना? 7.3% हो गया आपका। और यूपी का जो यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पूरे भारत में स्थान है आपका, वो कौन सा लगता है? फोर्थ वाला, चौथा स्थान है। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सा है? ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका नैमिषारण्य में। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नैमिषारण्य में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था 60,000 मुनियों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं। पुलिस रेंजों की संख्या पूछ रहे हैं, तो ये है आपकी कितनी? 18। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कितनी है? 18 है। 54वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसोचैम की जो स्थापना हुई थी आपकी, तो वो हुई थी 1994 में। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत में नोटबंदी या विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो भाई इस दिन को तो कोई भूल ही नहीं सकता ना। ठीक है, जो व्यक्ति लाइन में लगा होगा वो कभी नहीं भूल पाएगा कि 8 नवंबर की रात से, मतलब आपको ये नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर में। 8 नवंबर कब? 8 नवंबर 2016 में। कि आपकी जो 500 और 1000 के नोट हैं महज कल से क्या होंगे? कागज़ के टुकड़े। ये अनाउंसमेंट हुआ था। फिर है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो जीएसटी जो है सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ पर? ये फ्रांस में किया गया था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रांस में हुआ था। भारत में जो हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? एक द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका एक द्वीपीय महाद्वीप है। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है? तो पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है आपका, ये होता है मिसिसिपी नदी पर। किस पर होता है? मिसिसिपी नदी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये जो नदी है ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? रेड क्लिफ भारत तथा पाकिस्तान सही है। मैकमोहन भारत तथा चीन। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य। ठीक है,
तो 70वीं जो समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया नहीं, ठीक है, यही आपका करेक्ट हो गया सी वाला। ये किसके बीच में है? तो ये वियतनाम और आपकी दक्षिण वियतनाम के मध्य है, ठीक है, वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49वीं आपकी अमेरिका तथा कनाडा का में फिर है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर है? राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को इनके काल के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पहले जो आएंगे आपके, पहले आते हैं हर्यक वंश, ठीक, पहले आएगा हर्यक वंश, दूसरा आएगा आपका नंद वंश, ठीक है, दूसरा आएगा नंद वंश, फिर तीसरा मौर्य वंश और चौथे नंबर पे आएगा शुंग वंश, ठीक। तो क्या हो गया 4 1 3 4, सॉरी 4 1 3 2, 4 1 3 2, राइट आंसर हो गया 4 1 3 2 डी वाला, ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ का। 62वां कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जेजाक भुक्ति, ठीक है। तो यदि ये आपको नहीं आ रहा तो फिर दोस्त आपकी तैयारी तो भगवान भरोसे चल रही है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ये बुंदेलखंड का नाम था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। 63वां कि निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद रज्जमनामा के नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से, ठीक है, रज्मनामा के नाम से किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका महाभारत का। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी महाभारत का ये आपका अनुवाद हुआ है। 64वां क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित थी। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत आपकी जो आयु थी वो 14 साल लड़की की थी और 18 साल आपके लड़के की थी, ठीक है। परंतु ये वर्तमान में नहीं है अभी, ठीक है, वर्तमान में तो 18 और 21 है, ये वाला या डी वाला, लेकिन शारदा अधिनियम के तहत ये आपकी आयु 14 और 18 थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? ठीक है, विदेशी पत्रकार को ठहराया था, तो ये ठहरा था इनने साबरमती आश्रम में वेब मिलर को। किसको? वेब मिलर। ऑप्शन बी जो वो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन से संबंधित है? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, वेतन और कार्यकाल से संबंधित है आपका आर्टिकल 75। कौन सा है? 75वां आर्टिकल, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 67वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपका कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, तो ये तो आपके मौलिक अधिकारों में आ जाता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो वित्तीय उल्लेखों का संबंध है वो आपका भाग 12 में है। किस में है? भाग 12 में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 69वां है कि भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ठीक है, लोकसभा में आपके एससी कैटेगरी की कह रहे हैं कि कितनी संख्याएं आपकी आरक्षित हैं, तो ये हैं आपकी 84। कितनी हैं? 84 हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सत्तरवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग के कौन सा कथन? तो पढ़ते हैं कथन। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ना तो 1 है और ना ही 2 है। ठीक, ना तो 1 सही है और ना ही 2 है, तो ए जो वो है आपका करेक्ट हो जाता है।
71वां है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, तो एक ही जीव भाग लेगा जिस जनन की प्रक्रिया में, वो कैसा होगा? अलैंगिक जन्म होगा। ठीक है, इसमें लिंग का आपका कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका अलैंगिक जन्म। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो आपका विटामिन सी जो है वो आपका पानी में घुलनशील होता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। के है आपका वसा में। ठीक है, के जो घुलनशील होता है, और डी ये आपके वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, के और डी होते हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं, और ए भी होता है। ये आपके तीनों जो हैं वो ये वसा वाले दिए हैं। बाकी विटामिन सी जो है आपका पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रैकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? ट्रैकोमा नामक, तो ये होता है आपका कौन सा अंग? आँखें होती हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ भाई? क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी भाई हमारी किसने? विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। रॉन्टजन जो है वो एक्सरे के आविष्कारक थे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 75वां की आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए, आर्द्रता जो है आपकी ह्यूमिडिटी, उसके स्तर को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आर्द्रता आपकी मापी जाती है किसके द्वारा? ये मापी जाती है हाईग्रोमीटर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, हाईग्रोमीटर। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें खूब दबा के। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।